तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 91 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था। और देखो ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया था, आज से 2-3 साल पहले। तो देखिएगा यहाँ पे सवाल कर रहा है पाकिस्तान के संविधान के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत से पाकिस्तान अलग कब हुआ था, तो भारत से पाकिस्तान जो अलग हुआ था ये हुआ था आपका 1947 में। तो देख लो कि कितना ज्यादा ये टाइम लिया था संविधान बनाने में। 1947 में समझ लो कि एक भारत भी आजाद हुआ और पाकिस्तान का तो फॉर्मेशन हुआ था। भारत 3 साल के अंदर जो है अपना संविधान बना लिया, 1950 में अपना संविधान बना लिया। जबकि जो आपका पाकिस्तान है इसको संविधान बनाने में आपका कितना साल, तो भारत से देख लो कि भारत से 23 साल ज्यादा लग गया था, मतलब 1973 में बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था। जबकि भारत का संविधान, तो देखो भारत का जो संविधान होता है ना उसमें देखो कुछ कुछ डेट, चलो यहाँ पे डेट ही आज देख लेते हैं कि कुछ कुछ डेट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा कि जो पहला बैठक हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946। तो देखिएगा कितने लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि बैठक क्या होता है, सत्र क्या होता है। तो देखो एक होता है आपका सत्र जिसको हम लोग कहते हैं सेशन, ठीक है। एक होता है आपका सत्र जिसको हम लोग कहते हैं सेशन। संविधान सभा का टोटल 11 + 1 सत्र हुआ था। कितना सत्र हुआ था, 11 + 1। 11 + 1 सत्र क्या होता है, तो सत्र होता है कुछ समय का जो टेन्योर होता है उसको सत्र कहा जाता है। तो पहला वाला जो सत्र था, पहला वाला सत्र कब से शुरू हुआ था, तो ये आपका 9 दिसंबर से लेकर के आपका 23 दिसंबर तक जो चला था इसको कहा जाता है पहला सत्र, ठीक है। और ऐसा ही आपका बहुत सारा सत्र चला था और जो सबसे लास्ट का सत्र था जिसको हम लोग 11 + 1 में काउंट करते हैं, ये सिर्फ 1 दिनों के लिए था। और ये कब था, तो ये था आपका 24 जनवरी 1950 को। मतलब आप कह सकते हो कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस दिन कितने व्यक्तियों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, 284। संविधान बनके कब तैयार हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। तो जब संविधान लागू बन गया था तो फिर लागू करने में इतना टाइम क्यों लिया गया, तो देखिए इसलिए इतना टाइम लिया गया क्योंकि जब हम लोग गुलाम थे उसी समय से नेहरू और उनके बहुत सारे सहयोगियों के द्वारा 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। और चूंकि वो डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा यादगार हो गया था, इसीलिए संविधान सभा के लोग चाहते थे कि इस डेट को रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसीलिए वेट कर कर जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 388, 89, 93, 94, 95, ये सब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था उसको आपका 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। और उसके बाद सारा का सारा संविधान कब लागू हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे, तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर यह तय किया गया था कि भारत की जनसंख्या उस समय लगभग 40 करोड़ थी। तो ये तय किया गया कि 389 लोग संविधान सभा में आएंगे। कितने लोग आएंगे, 389। लेकिन ये जो आपके लोग आए थे ना, ये आपके जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आए थे। अप्रत्यक्ष मतलब जनता डायरेक्ट चुन के नहीं भेजी थी, जनता किसी और को चुन के भेजी और कोई और वहां पे संविधान सभा में लोगों को चुन करके भेजा। तो 3 टाइप से लोग देखो गए थे। इसका आंकड़ा देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 292 + 4 + 93। आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ना है, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। 292 + 4 + 93 टोटल आप ऐड कर लेना, 389 आ जाएगा। तो जो 292 सदस्य गए थे ना, ये पूरी तरीके से निर्वाचित होकर के गए थे, इनका चुनाव हुआ था। और ये कहाँ से गए थे, तो ये प्रांत से गए थे। 4 लोग जो थे ये गए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आज के टाइम में आप देखते हो ना केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो वैसे ही आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। 93 लोग कहाँ से आए थे, तो ये आए थे देशी रियासत। जैसा कि आपको पता है कि जिस समय हम लोग आजाद हुए उस समय भारत में लगभग 565 देशी रियासत थे। और यहाँ से जो लोग आए थे वो कैसे आए थे, तो ये आए थे मनोनीत करके।
तो आप ऐसे डेटा को तोड़ तोड़ करके याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक और अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना है ना, तो ये बनेगा कि प्रांत, प्रांत क्या होता था। तो जैसे आज का राज्य का फॉर्म होता है ना, वैसे उस समय प्रांत हुआ करता था। आज 28 राज्य हैं, उस समय कितने राज्य हुआ करते थे? उस समय आपके 11 राज्य हुआ करते थे, 11। और राज्य ऐसे नहीं होते थे जैसे अभी का है, राज्य आपका खंड में विभाजित होता था, क में, ख में और आपका ग में, ठीक है। क ख ग में जो है आपका ये विभाजित होता था, ठीक ना। अब देखिएगा, तो क में जो राज्य हुआ करता था ये मैक्सिमम यहाँ पे हिंदू जनता रहता था। क वाला जो राज्य हुआ करता था इसमें हिंदू जनता रहता था, ख वाला में आपका मुस्लिम जनता रहता था, और ग वाला जो था इसमें दो प्रांत आते थे, एक आता था बंगाल और एक आता था आपका असम, ठीक है, बंगाल और असम। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन सा प्रांत आएगा मुस्लिम वाला में, तो इसमें आएगा आपका पंजाब आ जाएगा, पंजाब आएगा, ठीक है, सिंध आएगा, और एक क्या आ जाएगा, एक आएगा आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक ना। 3 यहाँ पे हो गए ना, 3 2 5। यहाँ पे देखो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका बम्बई आ जाएगा, बम्बई, मद्रास, मद्रास, बिहार, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, और हो जाएगा आपका मध्य प्रांत, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश के नाम से, और एक हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत। आप काउंट करना, शायद कि 11 हो जाए, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 3 9 और 2 11। तो इन 11 प्रांत से संविधान सभा में कितने लोग आए थे, 292 लोग आए थे। और देखो बहुत डीप का यहाँ पे आपको जानकारी दिए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लेवल का जब आप एग्जाम दीजिएगा ना तो इसमें क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए इसका आंसर हम लोग लगा दिए थे पहले ही, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1973, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो संविधान बना था 10 अप्रैल 1973 को बनके तैयार हो गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, मन्नत किस देश की मुद्रा है। और अगर आप बीएसएससी, इंटर या फिर सीजीएल लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका राज्य नहीं, देश का कैपिटल और आपका वहाँ का करेंसी पूछता है। और ये देखो आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। देखिएगा मन्नत किस देश की मुद्रा है, तो मन्नत जो है ये आपका अजरबैजान, अजरबैजान की मुद्रा है, अजरबैजान। ये सब कंट्री का जो आप नाम देख रहे हो ना, इन लोग कहाँ पर है, तो ये सब आपका मेनली एशिया और यूरोप के मिले हुए भाग में स्थित है अजरबैजान। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी बाकू। यहाँ पे याद रखिएगा अजरबैजान जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बाकू हो जाएगी। वही अगर देखते हैं यहाँ पे अर्मीनिया, अर्मीनिया का राजधानी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका येरेवन, येरेवन। अल्बानिया का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका तिराना। और अंडोरा का क्या हो जाएगा, तो अंडोरा का हो जाएगा अंडोरा, अंडोरा का हो जाएगा आपका अंडोरा ला विल्ला, अंडोरा ला विल्ला, ठीक ना। और एक काम आप करिएगा, ये तीनों का, ये चारों का ना आपको नाम मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा। तो आप एक काम करिएगा कि लूसेंट से ढूंढने का कोशिश करिएगा कि इनका मुद्रा क्या हो जाएगा, ठीक है। इनका मुद्रा क्या हो जाएगा, अजरबैजान का तो क्या हो गया मन्नत, ठीक है। अर्मीनिया का देख लो, अर्मीनिया का हो जाएगा आपका दरम। बाकी का चलिए 2 आप बता दीजिएगा, ठीक ना। इससे आप सर्च करिएगा तो आपको याद रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं। और एक चीज, अच्छा यहाँ पे खत्म हो गया, एक सेकेंड, हाँ चलो आगे आएगा। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, पुनर्जागरण काल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण जिसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है रेनेशा। पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ था, तो ये आपका इटली में शुरू हुआ था, इटली, इटली की राजधानी रोम। लेकिन रोम से शुरू नहीं हुआ था, इटली का एक शहर है जिसका नाम है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, ठीक है। फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ था आपका पुनर्जागरण। क्या था पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण जो था आपका, आदमी समय के साथ आधुनिक रूप लिए जा रहा था, इसको भी हम पुनर्जागरण में काउंट कर सकते हैं। पुनर्जागरण का जो कॉन्सेप्ट था, पुनर्जागरण का जो कॉन्सेप्ट था ये कौन दिया था, तो इटली का एक महान कवि था, उसका नाम क्या था, आप जरूर सुने होंगे, 9-10 में पढ़ना था इसके बारे में, दांते, ठीक है। इसका ये जो दांते था ये इटली का एक महान कवि था, इसने एक बुक भी लिखा है, ठीक है। और वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भाषा भी कभी कभी पूछ लेता है। तो दांते ने टस्कन भाषा में, दांते ने टस्कन भाषा में एक पुस्तक का रचना किया था जिसका नाम क्या था, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। यहाँ पे इस लाइन को पहले पूरा करिएगा कि जो आपका इटली में पुनर्जागरण का जो कॉन्सेप्ट था, या पुनर्जागरण का अग्रदूत,
एकदम अच्छा लैंग्वेज में इसी को याद रखेगा कि इटली में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका दाते को। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दाते को। और इसके बाद एक और आदमी था जो पुनर्जागरण पे बहुत काम किया था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका पेट्रोक। तो इस चीज को याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिएगा, म्यांमार देश की राजधानी है, ये बिहार सीईटी बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। म्यांमार देश की राजधानी क्या है? म्यांमार अपना पड़ोसी देश जहां लगातार सैन्य व्यवस्था लगातार चलते रहा, जैसे आप देखते थे पहले ये पाकिस्तान में भी आपका सैन्य शासन हमेशा लगता रहता है, म्यांमार भी आपका उन्हीं देशों में से एक है। ये भी आपको अगर याद होगा एक चीज और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम जो मुगल बादशाह था ना, उसको कैदी बना करके भारत से बाहर म्यांमार रंगून भेज दिया गया था, और वहीं के जेल में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, और वहीं उनको दफना भी दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपिडो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेपिडो। म्यांमार जो है पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, पहले किसके नाम से जाना जाता था, बर्मा। तो याद रखिएगा कि बर्मा आपका म्यांमार का ही पुराना नाम है। और अगर देखें तो इसको पैगोडा का शहर, ठीक है, सप्त पैगोडा कह लो, इसी को कहा जाता है। तो मंदिर और पैगोडा का भूमि किसे कहा जाता है, म्यांमार को ही। मंदिर और पैगोडा की भूमि जो है ये आपका म्यांमार को कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ कि जो म्यांमार है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, एशिया में पड़ेगा या अफ्रीका में पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका एशिया में ही पड़ने वाला कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है। इवन भारत का जो 4 राज्य है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का 4 राज्य है, यह म्यांमार के साथ अपना सीमा लगाता है। तो कौन कौन सा राज्य है, तो आप देख लो थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहले तो अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर नागालैंड होगा, फिर आपका मणिपुर होगा, देन आपका मिजोरम होगा। तो ये जो 4 राज्य हैं, ये म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं ना कि लगातार हम लोग 3-4 दिन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे धीरे धीरे बहुत सारे देशों का यहाँ पे कंट्री और करेंसी कवर कर लें। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो भारत के बारे में तो आपको पता होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अच्छा एक बात बताओ कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मतलब 1911 तक नई दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। 1911 के घोषणा के बाद 1912 में भारत की राजधानी किसको बनाया गया, दिल्ली को बनाया गया। ठीक ना, यहाँ भारत का जो करेंसी है क्या हो जाएगा, रुपया। उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश। ठीक है, देखो अभी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है आरक्षण को लेकर के, और वहाँ का आरक्षण का कॉन्सेप्ट जो है ये भारत से एकदम से उलटफेर है। वहाँ आपका कुछ सेना वगैरह को ना, सेना के जो परिवार वाले जो होते हैं ना, उनको कुछ ज्यादा वहाँ पे संरक्षण मिलता है, वही सब वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। बांग्लादेश का राजधानी हो जाएगा ढाका, और यहाँ का आपका करेंसी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टका। भूटान अपना पड़ोसी देश और बहुत ही शांतिपूर्ण देश, बहुत ही खुशहाल देश, कह लो कि हमेशा यहाँ पे शांति ही रहता है। भूटान का कैपिटल क्या हो जाएगा, थिम्पू। और यहाँ का देखो ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ का जो मुद्रा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नगुल्टम। ठीक है, नेपाल का हो जाएगा काठमांडू, और यहाँ का भी करेंसी क्या हो जाएगा, रुपया। म्यांमार अभी हम लोग देखें, इसका जो नाम हो जाएगा नेपिटा, और यहाँ का जो करेंसी हो जाएगा ये हो जाएगा क्यात। पाकिस्तान इस्लामाबाद, और यहाँ का भी क्या हो जाएगा, रुपया। अफगानिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका काबुल। अफगानिस्तान हो जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा आपका भारत का हिस्सा रहा था, सबको अंग्रेजों के द्वारा तोड़ करके भारत से अलग कर दिया गया। और यहाँ का क्या हो जाएगा, अफगानी। चीन जो है, चीन का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीजिंग, और यहाँ का जो करेंसी है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, युआन। श्रीलंका, यहाँ का हो जाएगा जयवर्धने पूरे कोटे, और एक और है, ठीक है, एक और है आपका कोलंबो। यहाँ का भी करेंसी क्या हो जाएगा, रुपया। और ईरान का हो जाएगा तेहरान, और यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा, रियाल। चलो ईरान आया तो एक और याद रखिएगा, इराक का क्या हो जाएगा, तो इराक का हो जाएगा बगदाद। इराक का क्या हो जाएगा, बगदाद। और इसका करेंसी आप बताइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो अब ये है क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो जब भारत गुलाम था, ठीक है, हम लोग जानते हैं कभी कंपनी का गुलाम रहा था, तो कभी किसका गुलाम रहा था, कभी आपका ब्रिटिश सरकार का गुलाम रहा था। तो
तो जब भारत गुलाम था तो क्या हो रहा था ना कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रॉपर एक एक एक्ट भेजा जाता था, और उस एक्ट के माध्यम से कंपनी वाले लोग या फिर ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधित्व हुआ करते थे वो भारत में अपना शासन चलाते थे। उसी में से बहुत सारा एक्ट आया था। शुरुआत कहाँ से हुआ था? शुरुआत हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, और खत्म कहाँ पे हुआ था? तो हमारे आज़ादी का जो एक्ट आया था 1947 वाला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो आपका लास्ट रहा था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि 1773 में आया, उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना। फिर आपका 1833 में आया, उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू किया, और उस तरीके से वो क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। उसी में से एक है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही चीज दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि क्या 1861 के एक्ट में ऐसा कुछ बात किया गया था? तो कैसा बात था, चलिए देखते हैं। इस अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली का हिंदी क्या हो जाएगा? विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली मतलब समझ रहे हो? आप आज के टाइम में देखते हो शिक्षा मंत्री ये हैं, वित्त मंत्री वो है, रेल मंत्री ये हैं, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर उनको विभाग मिल गया। जैसे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो उनको पूरा का पूरा वो मंत्रालय मिल गया कि भाई शिक्षा पे क्या काम करना, आप शिक्षा विभाग के लीडर हो। बाकी उनके सपोर्टिव और भी रहते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉपर हर एक काम के लिए अलग विभाग का बंटवारा होगा, ये किसके समय किया गया? 1861 के एक्ट के समय किया गया था। चलो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा आना, इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ये भी लाइन प्रॉपर सही है। यहाँ पे आप देखो कि अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का चर्चा 2 जगह किया गया, और हमारे संविधान में सिर्फ 2 आदमी को ही पावर दिया गया है कि आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो। किसको किसको? तो एक दिया गया है राष्ट्रपति को, एक दिया गया है राष्ट्रपति को, और एक दिया गया है राज्यपाल को, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कौन से आर्टिकल के तहत अधिकार है? 123, और इनके पास 213। आप एक वर्ड में याद रखिएगा, अध्यादेश मतलब होता है टेम्पोररी कानून, मतलब कुछ समय के लिए कानून। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश ले आता है, और अगर उस समय अध्यादेश लाने के तुरंत बाद अगर संसद का सत्र चालू हो जाता है, तो वो अध्यादेश जो है आपका मैक्सिमम 6 सप्ताह तक आपका लागू रह सकता है। उसके बाद अगर संसद उसको पारित करेगा तो वो लागू हो जाएगा, संसद पारित नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 6 सप्ताह का बात कब बोला गया? अगर संसद का सत्र चालू हो जाए तो। बट अगर संसद का सत्र चालू नहीं होता है तब वो जो कानून है वो मैक्सिमम 6 माह तक रहेगा, और उसके बाद अगर संसद से पारित हो गया तो चालू रहेगा, और अगर संसद से पारित नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों अधिकार जो है ये वायसराय को दिया गया था, और किस एक्ट के माध्यम से? तो ये हो जाएगा आपका 1861 के एक्ट के माध्यम से। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही होगा ना? चलो लगा लो, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर आगरा शहर स्थित है? यहाँ पे सवाल कर रहा है कि किस नदी के किनारे पर आगरा शहर स्थित है। तो आगरा जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर और देखें आगरा के बारे में, तो आगरा शहर का स्थापना कौन किया था? तो ये किया था आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना कौन किया था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी जो है ये आपका किस वंश का शासक था? तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश था आपका, कौन सा? तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश था लोदी वंश, और देखो नाम से भी पता चल रहा है ना, ये लोदी वंश का शासक था। तो आपका ये लोदी वंश का शासक रहा था। आगे देखिएगा, इसने आगरा शहर का स्थापना कब करवाया था? तो ये करवाया था आपका 1504 में, ठीक है। कब करवाया था? 1504 में। चलिए इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें गंगा के बारे में, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ताप्ती के बारे में देखें तो ये नदी जो है आपका कहाँ गिरती है? अरब सागर में। देखो भारत में जो भी नदियां बहती है ना, मैक्सिमम जो है आपका हिमालय से निकलते हुए आती हैं, ठीक है। हिमालय लद्दाख की ओर से निकलती हुई आती है। कुछ नदियां जो है आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और कुछ नदियां जो है आपका अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली 2 नदी बहुत प्रमुख है, ठीक है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका नर्मदा, और एक हो जाएगा आपका ताप्ती। उस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा 7 में 1973 में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1973 में किया गया था, ठीक ना। और देखो
लोकसभा का सीट बढ़ाया जा रहा है। तो जब भी संविधान में कुछ भी बढ़ाया, कुछ भी घटाया, कुछ भी किया जाता है तो ये आपका किसी ना किसी संशोधन के माध्यम से ही होता है। तो 1973 में बोल रहा है ना, और कितने नंबर के संशोधन के माध्यम से हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 31वें नंबर संशोधन से, ठीक ना। एक सेकंड देखिएगा, 31वें नंबर संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से क्या किया गया था कि जो लोकसभा का सीट था 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 545, ठीक ना। अगर आपसे सवाल करता है कि शुरुआत में जो हमारा लोकसभा का गठन हुआ था या लोकसभा का चुनाव हुआ था, कब हुआ था, पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था 51-52 में, 1951-52 में। उस समय लोकसभा का सीट कितना था, तो उस समय लोकसभा का सीट था 489। कैसे याद रखना, तो संविधान सभा में कितने सीट थे, 389, और उसी में 100 बढ़ गया और इस तरीके से क्या हो गया आपका 489। अब जो है लोकसभा का सीट ये कब बढ़ेगा, तो ये आपका 2026 में बढ़ेगा। मतलब देखो अभी 24 चल ही रहा है ना, अगले के अगले साल 2026 में अब आपका लोकसभा का सीट बढ़ेगा और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 545 कर दिया गया था। अगर बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का चर्चा कहाँ किया गया है, आप यहाँ पे 3 शब्द याद रखिएगा, कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा स, एक हो जाएगा र और एक हो जाएगा ल। यहाँ पे एक डिजिट लिखिएगा 79, 80 और हो जाएगा आपका 81। 79 में जो चर्चा किया गया, यहाँ पे चर्चा किया गया है संसद का, 80 में चर्चा किया गया है, 80 में चर्चा किया गया राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा, और 81 में चर्चा किया गया है लोकसभा का, लोकसभा के स्पीकर अभी कौन बने हैं, तो ओम बिरला साहब बने हैं, और ये उनका दूसरा टेन्योर है, मतलब ये 2 बार लगातार अभी तक लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं। अगर आपसे और भी सवाल करता है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन बने थे, तो वो बने थे भृतहरि मेहताब। भृतहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम 1 से 2 दिन के लिए स्पीकर बनते हैं और वो सारे सांसदों को क्या करते हैं, तो शपथ ग्रहण करवाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कोया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कोया जो है ना, कोया आपका भाषा भी है, कोया आपका नृत्य भी है, कोया आपका किसान का एक प्रजाति भी है, ठीक है। और ये है कहाँ, तो ये आपका थोड़ा सा साउथ की ओर जवाब होगी। चलो हिंट देते हैं आपको, आप बताओ ये उस राज्य का नृत्य है जिसे पहले कभी कलिंग के नाम से जाना जाता था। उस राज्य की बात करें जहाँ पे 261 बीसी में अशोक के द्वारा नरसंहार मचाया गया था, जिसके बाद अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ करके कहाँ पहुंच गया था, धम्म नीति की ओर पहुंच गया था। तो ये किस राज्य का बात हो रहा है, ये बात हो रहा है उस राज्य का जो बिहार से अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को ये आपका बिहार से अलग हुआ था। यहाँ के अभी सीएम नए बने हैं मोहन चरण मांझी। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं रघुवर दास। इसे पहले कलिंग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यहाँ का जो कैपिटल है इसका नाम है भुवनेश्वर। और अभी कुछ दिन पहले यही आपका जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकला था, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कुछ दिन पहले यहाँ पे निकाला गया था, ठीक है। इस सब चीज को याद रखिएगा। ये हो गया आपका उड़ीसा का बात, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के बारे में देखें तो ये किससे अलग हुआ था, ये आपका 2000 ईस्वी में यूपी का एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था उत्तराखंड, और उत्तराखंड से आपका अलग हुआ था, ठीक है। राजस्थान के बारे में बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। देखो एक चीज और याद रखना कि 2000 ईस्वी से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, ठीक ना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 2000 ईस्वी में अलग कर दिया गया, और उस वजह से पहले नंबर पे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान, और दूसरे नंबर पे बड़ा कौन हो गया, मतलब मध्य प्रदेश अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है भारत का, ठीक ना। चलो आते हैं 9 नंबर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे पहले तो आ जाओ ग्रंथि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड एक प्रकार का थैला होता है जिसमें कुछ ना कुछ लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या निकलेगा, तो या तो आपका हार्मोन निकलेगा या फिर आपका क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। हार्मोन क्या करता है कि आपके शरीर की गतिविधि को कंट्रोल करता है, मतलब आप बहुत खुश हो रहे हो, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप रो रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, प्यार मोहब्बत नफरत दुश्मनी, ये सारा कहाँ से आता है, तो ये हार्मोन्स की वजह से आता है। और एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम जो है ये आपका उत्प्रेरक का काम करता है। आप जैसे ही खाना खाते हो तो खाना को डाइजेस्ट करवाने का काम कौन करता है, बहुत सारे एलिमेंट उसके लिए सहयोग करते हैं, बट एंजाइम अगर नहीं
होगा तो खाना का डाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्लैंड वो है जिसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, यकृत, जिसको हम लोग कहते हैं जिगर, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर, ठीक है ये। और ये हमारे बॉडी का बहुत सारा काम करता है। जैसे आपको पता है जब ना यकृत में ही जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो उसी को जॉन्डिस कहा जाता है, जॉन्डिस यकृत में ही प्रॉब्लम से होता है। यकृत हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कुछ परसेंटेज भाग हम किसी को दान भी दे सकते हैं। मतलब अगर किसी के लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम अपना थोड़ा सा लीवर उसको दे सकते हैं। और लीवर में जो है ना रीजनरेशन का पावर बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा लीवर जितना भी हम डोनेट किए हैं ना वो लीवर मेरा कुछ दिनों में फिर आराम से, अगर हम सही खाना खा रहे हैं, सही फूड ले रहे हैं, तो हमारा जो लीवर है वो पूरी तरीके से फिर क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इन सारी बातों को याद रखिएगा। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगर और भी देखें तो जो लीवर है ये आपका एक अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो आपका लीवर है ये अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, जिसको आपका हिपैटिक सेल कहा जाता है। कौन सा सेल, हिपैटिक। और इसी वजह से लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। इसका जो वजन होता है, इसका जो चूंकि सबसे बड़ा है ना, देखो आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कितना बड़ा है, तो इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है। एक सामान्य, एक हेल्दी मनुष्य का आपको बताया जा रहा है, ठीक है, वयस्क का बताया जा रहा है, ना कि आप इसे बच्चा और बूढ़ा को मेजर कर लोगे। एक वयस्क मनुष्य का जो यकृत होता है ये लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स का, बहुत सारे हार्मोन्स का वगैरह का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है। जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन, नाम सुने उसका, हेपेरिन, ये सारा कहाँ बनता है, बिलिरुबिन, ये सारा कहाँ बनता है, यकृत में ही बनता है। फाइब्रिनोजन, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये आपका यकृत में बनता है। फाइब्रिनोजन हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन दोनों को एक साथ ही देखो। और एक हो जाएगा आपका हिपैरिन। दोनों आपका कौन बना रहा है, दोनों आपका लीवर बना रहा है। दोनों है क्या, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है भाई, ब्लड क्लॉटिंग। तो आप देखते हो कि कभी किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट गया तो कुछ देर बाद पहले तो वहां पे से ब्लीडिंग होगा और फिर कुछ देर बाद वहां पे ब्लीडिंग रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ब्लड का थक्का बन जाता है। तो ये कहाँ बनता है, लीवर में। एक होता है हिपैरिन। तो हिपैरिन का काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट को रोकता है। आप देख रहे हो दोनों में अंतर, ये ब्लड क्लॉट को करवा रहा है और ये क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। ये कहाँ पर रोकता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर रोकता है। आप देखो कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉट बन जाएगा अंदर ही अंदर, तो कितना हानि होगा हमारे शरीर को। तो अंदर में ब्लड क्लॉटिंग को कौन रोकता है, हिपैरिन। और बाहर में ब्लड क्लॉटिंग को करवाता कौन है, तो ये हो जाएगा आपका फाइब्रिनोजन। देखना, इस सब चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत भाग विद्यमान होता है। अगर आपका पूरा शरीर अपने आप में 100% है तो उस 100% में जल का कितना भार होता है, तो जल का हो जाएगा 65%, ठीक है। 65% जो है हमारे बॉडी में जल की मात्रा होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे और भी सवाल करता है कि हमारे बॉडी में पेशी, ठीक है, मांसपेशी की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 639, 639 याद रखिएगा। अगर कोई नवजात शिशु है तो उसके बॉडी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो 300 प्लस होता है, ठीक है। और जो वही नवजात शिशु जो है जब एक वयस्क बन जाता है तो उसके बॉडी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। हड्डी का संख्या घट जाता है, क्यों, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना उसका हड्डी बहुत छोटा छोटा सा होता है। और इसी वजह से आप देखो कि छोटा बच्चा खड़ा नहीं पाएगा। जब माँ तेल लगाती है और जो बच्चा का हड्डी प्रॉपर स्ट्रांग हो जाता है ना, तो सारा हड्डी एक दूसरे से जुड़ जाता है और फिर आपका 3-4 हड्डी जो होता है अपने आप में एक हड्डी बन जाता है। उस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ही देख लेते हैं। और देखो यहाँ पे अगर आपसे सवाल करता है कि मनुष्य का दांत का सूत्र कितना होता है, हम दांत के बारे में बताए हैं आपको, तो दांत का जो सूत्र होता है ना ये होता है 2123, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया और फिर हो गया आपका मोलर हो गया। ये हो जाएगा आपका दांत का फॉर्मूला, ठीक है। सब चीज को याद रखिएगा। जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। अपने बॉडी का भी पीएच वही होता है। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। आज थोड़ा सेशन में कम फैक्ट आपको देखने को मिला, कल वाले सेशन में हम लोग पूरी तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट और भी लेकर के चलेंगे, ठीक ना। चलिए अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इसको देखते हैं तो नोट्स जरूर बनाइएगा, सुनने से कोई फायदा नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं।